हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर पे। दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल के सीरीज में एक नया अध्याय के शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये विश्व भूगोल में अब हम भौतिक भूगोल को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने आपको सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर और समय को कैसे निकाला जाता है, इन टॉपिकों पे हमने आपसे बात कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थात पृथ्वी अंदर से कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और उन साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे जिन साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणना की जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा। दोस्तों भूभौतिकी संघ जो है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय भू समिति और भूभौतिकी संघ जो है दोस्तों, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। अंतरराष्ट्रीय भूमिति और अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकी संघ ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। उसे आप देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, एक एग्जाम्पल हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों इन 3 भागों की बात करें तो दोस्तों सबसे ऊपरी भाग जो है उसे भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, उसे भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। बीच वाला भाग मेंटल के नाम से जाना जाता है और अंतिम वाला भाग कोर के नाम से जाना जाता है। इतना आप याद रखिए, क्योंकि अभी हम जब इसको समझाएंगे तो इन तीनों का नाम आएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर है। अभी इसको हम कई भागों में बांट के अलग अलग पढ़ेंगे। इसे आप बस समझ जाइए कि 3 भागों में है। सबसे ऊपर वाला भाग भूपर्पटी, सबसे बीच का जो भाग है वह केंद्र का भाग, उसे कोर कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं। भूपर्पटी को दोस्तों क्रस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा क्रस्ट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और किस साक्ष्य के आधार पर यह बात कही जा रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें दोस्तों, पृथ्वी के अंदर न अभी तो कोई मशीन गई है न कोई मानव उसके अंदर गया है। दोस्तों कैसे जाना जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। दोस्तों इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रमाण की बात करें दोस्तों तो प्रमाण के तौर पे एक तो उसके अप्राकृतिक साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की, और दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के द्वारा, और प्राकृतिक साधन के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके द्वारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह ठोस माना जाता है, अर्थात पूरी जो पृथ्वी है वह ठोस है। लेकिन ज्वारी और निहारिका परिकल्पना यह कहती है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है लेकिन बीच का भाग तरल अथवा द्रवीय अवस्था में है। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में यह बात आता है कि ग्रहाणु परिकल्पना ठोस मानता है, वहीं ज्वारी और निहारिका परिकल्पना जो है वह इसे तरल मानता है। दोस्तों इसे आप नोट करते चलिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधन पे। दोस्तों प्राकृतिक साधन के अंतर्गत 3 साधन आते हैं, घनत्व, दबाव और तापमान, डेंसिटी, टेम्परेचर के द्वारा इसके हम चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें घनत्व की। तो दोस्तों घनत्व के अनुसार हमने बात किया था, तो आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। कितना है? 5.5 है दोस्तों। वहीं क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी की जो घनत्व है वह 3 माना गया है। दोस्तों इस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, क्रस्ट का 3 है, और वहीं कोर का घनत्व, जो कोर का घनत्व है वह 8 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो कोर है वह ठोस अर्थात जो कोर है वह लोहे का बना हो सकता है। यह हम घनत्व के आधार पे कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि दोस्तों अब हम बात करते हैं तापमान की। यहाँ तो हमने घनत्व देख लिया, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, क्रस्ट का 3 है और कोर का 8 से ज्यादा है। कितना है अभी हम आगे बात करेंगे कि कितना से लेके कितना तक इसका वो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं दबाव की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दबाव की। दोस्तों दबाव की बात करें
तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पे कोर, जो कोर है उसका घनत्व क्या है, उसका घनत्व 8 से ज्यादा है। और हम जानते हैं कि जो लोहा होता है, लोहा का घनत्व कितना होता है, लोहे का घनत्व 8 होता है। क्या होता है, 8। और कोर का घनत्व 8 से ज्यादा है। इसका कारण क्या है, दबाव। दोस्तों पृथ्वी की जो चट्टान है, जो पृथ्वी के अंदर पूरी संरचना है दोस्तों, उसका इतना दबाव होता है, जो पृथ्वी का कोर है उसका घनत्व, उसका आयतन कम हो जाता है। और क्या, आयतन कम होने से क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसी दबाव के कारण ही। तो हम इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के दबाव के कारण ही क्या होता है, जो उसका कोर है उसका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व 8 से ज्यादा हो जाता है। यही कारण है दबाव का। दोस्तों किसी भी पदार्थ का एक अंतिम घनत्व होता है, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है। दोस्तों यदि लाई है, यदि हम लाई को दाब दें तो वो एक निश्चित सीमा तक ही चिपटी होगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी। तो जिस निश्चित सीमा तो जाती है भाई, उसका अंतिम घनत्व होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तापमान की। दोस्तों तापमान की बात करें तो दोस्तों तापमान की बात करें तो पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, आप सामान्य रूप से दोस्तों प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता जाता है पृथ्वी के अंदर जाने पे। यदि हम 32 मीटर की गहराई खोद दे और ऊपर तापमान 12 डिग्री है तो अंदर कितना हो जाएगा, 13 डिग्री हो जाएगा। फिर हम 32 से आगे बढ़ेंगे 64 मीटर पे कितना होगा, 14 डिग्री हो जाएगा। यह सामान्य से है। लेकिन प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पे दोस्तों 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किमी की स्पीड से तापमान बढ़ता है। मतलब प्रथम 100 किलोमीटर, यदि ये पृथ्वी है दोस्तों और यहां से हम यहां जाते हैं तो 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तापमान बढ़ता है। लेकिन 300 किमी की गहराई से तापमान 2 डिग्री हो जाता है, प्रति किमी 2 डिग्री बढ़ जाता है। अर्थात यदि 300 किलोमीटर पे तापमान एक अनुमान लगाते हैं, अगर 50 डिग्री है दोस्तों तो 302 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। ये हमें आपको एक एग्जांपल केवल दे रहा हूं। दोस्तों 300 किमी की गहराई पे यह तापमान बढ़ के हो जाता है कितना, 2 डिग्री प्रति किलोमीटर की स्पीड से तापमान बढ़ता जाता है। इसके पश्चात 300 किमी की गहराई के बाद प्रति किलोमीटर पे क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तापमान बढ़ता चला जाता है। दोस्तों ये तापमान की बात हो गई। और दोस्तों यही कारण है कि अंदर जाते जाते तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जो ठोस पदार्थ है वो क्या, द्रवीय अर्थात आप जैसे तारकोल देखते हैं उस अवस्था में हो जाता है, प्लास्टिक की अवस्था में हो जाता है, बहुत ठोस नहीं होता, द्रवीय अवस्था में केंद्र अर्थात कोर हो जाता है इसी तापमान के कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले साक्ष्य, प्राकृतिक साक्ष्य की तरफ चलते हैं, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्राकृतिक साधन के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। दोस्तों ज्वालामुखी की बात करें, दोस्तों ज्वालामुखी में क्या होता है, जहां पे पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट कमजोर होती है दोस्तों, वहां से उद्भेदन होता है और ढेर सारा लावा बाहर निकल आता है। दोस्तों लावा कैसा होता है, लावा द्रवीय अवस्था में होता है। दोस्तों इससे अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवीय अवस्था में है, लेकिन यह उतना ठोस प्रमाण नहीं है कि हम कह सके कि पृथ्वी का केंद्र जो है वह द्रवीय अवस्था में है। हम जानते हैं, याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है दोस्तों क्या होता है, उसके क्रेटर्स क्या निकलते हैं, लावा निकलते हैं। और लावा कैसा होता है, द्रवीय अवस्था में होता है, और वही लावा ठंडा होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाता है। हम अलग से ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको विस्तृत से बताएंगे कि ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती हैं, प्रकार क्या होता है, भूकंप कैसा होता है। अब दोस्तों जो सबसे प्रत्यक्ष साधन है वो है भूकंप। दोस्तों भूकंप क्या होता है, दोस्तों भूकंप पृथ्वी के भूपर्पटी या पृथ्वी का ऊपरी भाग का अचानक कांप जाना क्या होता है, भूकंप कहलाता है। दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या होता है, भूकंपी लहरों या तरंगों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करके उनकी तीव्रता जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, जो दोस्तों पृथ्वी होती है उसमें तरंग होती हैं। तरंग 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे होती हैं, यस तरंगे होती हैं और यल तरंगे होती हैं। लेकिन इसमें कुछ इनके अध्ययन करने से ये पता चला है कि देखिए यहाँ पे जो पी तरंगे हैं वह ठोस अवस्था में गमन करती है और तरल अवस्था में उनकी गमन गति बहुत कम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यदि इसको हम मान लेते हैं यह कोर है,
कोर है। दोस्तों यदि यहाँ से पी तरंगे निकलती हैं तो यहाँ तक आती हैं, यहाँ से आती हैं, फिर यहाँ पे ये टेढ़ी मिल जाती हैं, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुंच पाती हैं। तो यही इससे यह अनुमान निकाला जाता है कि जो पी तरंगे होती हैं यह दोस्तों तरल अवस्था में बहुत उनकी गति कम हो जाती है। इससे यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वह तरल अवस्था में है, क्योंकि पी तरंगों की गति कम हो जाती है, क्योंकि पी तरंगे तरल अवस्था में धीमी पड़ जाती हैं। और दोस्तों वहीं यस तरंगों की बात करें दोस्तों, ये ठोस होती हैं। दोस्तों ये पृथ्वी जो भूकंप केंद्र से जब निकलते हैं ये यस तरंगे, और दोस्तों यस तरंगे जब निकलती हैं तो दोस्तों ये यहीं से कट जाती हैं। यह तरल में, यह तरल है दोस्तों, तरल में यह बिल्कुल गमन नहीं कर सकती। इससे यह हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तरल है दोस्तों। यह पी तरंगों और यस तरंगों के माध्यम से मालूम चलता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो संगठन है वो विभिन्न परतें, जैसे हमने अभी बताया आपको क्रस्ट, भूपर्पटी, मेंटल, इन सभी टॉपिकों पे आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। और एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपने हिसाब से विभाजित किया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पे आपको स्टडी फैक्टर सर्च करना होगा दोस्तों। स्टडी फैक्टर तो सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पे जब भी कोई नोट्स होगा तो आपको वहीं पे दिया जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप हमसे फेसबुक भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे हमारा ग्रुप है स्टडी फैक्टर के नाम से ही। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की जो संगठन है, परतें हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। अब हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। गहराई कितनी है, घनत्व कितना है, इन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय भूमति और भूभौतिकी, अंतरराष्ट्रीय भूमति और भूभौतिकी संघ ने दोस्तों शोध के आधार पर बृहद पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा है दोस्तों। वो मंडल है क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रोड या कोर, मेंटल और भूपर्पटी या क्रस्ट, दोस्तों ये 3 हैं। अब दोस्तों इन्हें कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों क्रस्ट की। दोस्तों यार मैं क्रस्ट लिखना भूल गया हूँ, ये क्रस्ट दोस्तों ने। तो दोस्तों इस संघ ने, भूभौतिकी संघ ने सबसे पहले पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट के नाम से विभाजित किया दोस्तों। क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं दोस्तों। यदि हम भूपर्पटी की तुलना एक सेब से करें दोस्तों, तो सेब का जितना पतला छिलका होता है वैसे आप पृथ्वी को समझ सकते हैं दोस्तों। इसकी गहराई की बात करें दोस्तों, इसकी गहराई को 0 से 30 किलोमीटर की गहराई है। इसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसे 100 किलोमीटर भी माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि क्रस्ट। दोस्तों क्रस्ट में भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। दोस्तों इन दोनों क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, दोस्तों इन दोनों के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम कोनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच दोस्तों एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे हम कोनराड के नाम से जानते हैं दोस्तों। और पूरे क्रस्ट की बात करें तो दोस्तों इसका घनत्व 2.3 है, लेकिन यदि ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो इसका घनत्व 2.8 और निचले क्रस्ट की बात करें तो इसका घनत्व 3 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊपरी मेंटल की। दोस्तों मेंटल की बात करते हैं तो दोस्तों मेंटल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। दोस्तों ऊपरी मेंटल की बात करें तो दोस्तों ऊपरी मेंटल और जो क्रस्ट है इन दोनों के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है और इसे मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और ऊपरी मेंटल की यदि हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 3.3 है। दोस्तों हम पूरी अगर मेंटल की गहराई की बात करें दोस्तों तो यह 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई मेंटल के नाम की गहराई है। मेंटल की गहराई 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों वहीं हम बात करते हैं ऊपरी मेंटल, तो दोस्तों वह 30 से लेकर 700 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मोह असंबद्धता 30 से 200 किलोमीटर के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और निचला मेंटल की बात करें तो दोस्तों निचला मेंटल 700 से लेकर 2900 किलोमीटर है। अर्थात दोस्तों जो ये संघ है अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी, इन्होंने मेंटल को 3 भागों में बांट दिया है।
30 से 200, 200 से 700, 700 से 2900। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे हम रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे घनत्व 4.3 होता है दोस्तों। वही निचले मेंटल की बात करें दोस्तों तो निचले मेंटल का घनत्व 5.5 होता है दोस्तों। निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो भी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, इन खगोलशास्त्री या इन वैज्ञानिकों ने इन संबद्धता का पता लगाया है, इन्हीं के नाम से ही इस असंबद्धता का नाम रखा गया है। निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है दोस्तों। वहीं बाह्य क्रोड की बात करें तो दोस्तों ऊपरी भागों में इसका घनत्व 10 होता है। इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व 10 होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा बाह्य क्रोड हो गया है। क्रोड की गहराई की बात करें तो क्रोड 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच इसकी गहराई होती है दोस्तों। और पुनः क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। दोस्तों बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक है। वहीं दोस्तों आंतरिक क्रोड 5150 से लेके 6371 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आप इसको 70 भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच एक असमर्थता पाई जाती है जिसे हम लेहमैन असमर्थता के नाम से जानते हैं दोस्तों। बाह्य क्रोड का निचला भाग है, जो निचला भाग है बाह्य क्रोड का निचला भाग, उसका जो घनत्व है वह 12.3 आंका गया है। वहीं आंतरिक क्रोड के ऊपरी भाग को का जो घनत्व है वह 13.3 माना गया है। वहीं आंतरिक क्रोड का घनत्व करें तो वह है 13.6 दोस्तों। इस प्रकार इसकी गहराई 6371 किलोमीटर है केंद्र से। इसकी त्रिज्या पृथ्वी की कितनी है? 6371 किलोमीटर है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो क्रस्ट है वह 0 से 30 किलोमीटर है, जो मेंटल है वह 30 से 2900 किलोमीटर है, और जो क्रूड है वह 2900 से 6371 है दोस्तों। पुनः ऊपरी मेंटल को 3 भागों में बांटा जाता है। कहां से? मोह असमर्थता से ऊपरी मेंटल 200 किलोमीटर, ऊपरी मेंटल का जो पूरा है वह 700 किलोमीटर है, निचला मेंटल 700 से 29 किलोमीटर, बाह्य क्रोड 2900 से 5150, आंतरिक क्रोड 5150 से 6371। आंतरिक क्रोड का घनत्व 13.6, आंतरिक क्रोड के ऊपरी भाग का घनत्व 13.3, बाह्य क्रोड का निचला घनत्व 12.3, बाह्य क्रोड का ऊपरा घनत्व 10, मेंटल का घनत्व दोस्तों 5.5 है निचला मेंटल का। ऊपरी मेंटल के घनत्व की बात करें दोस्तों निचले वाले भाग की तो वह 4.3, वहीं दोस्तों ऊपरी मेंटल की बात करें तो उसका घनत्व 3.3, और क्रोड की बात करें दोस्तों अर्थात क्रस्ट की बात करें तो वह 2.3 है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। अपर मेंटल 2.8 घनत्व है, निचला मेंटल अपर क्रस्ट जो है वो 2.8 और लोअर क्रस्ट कितना है 3। ये दोस्तों इसका घनत्व हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बता दें आपकी घनत्व जो पी तरंगे होती हैं दोस्तों उनकी गति क्या होती है। इन भागों में जो 3 भागों में बांटा गया उनका घनत्व क्या होता है, सॉरी उनकी गति क्या होती है। तो दोस्तों जो क्रस्ट होता है दोस्तों, क्रस्ट में जब बात करें तो दोस्तों ऊपरी क्रस्ट में क्या, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऊपरी क्रस्ट में आप देखिए, ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति होती है 6.1 किलोमीटर प्रति। और दोस्तों वही पी तरंग, ये ऊपरी क्रस्ट की बात कर रहे थे हम, और ये हम लोअर क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 6.9 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 6.1 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों निचले मेंटल की बात करें दोस्तों, निचले मेंटल की बात करें, पूरे मेंटल की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल में इसकी गति होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वही दोस्तों निचले मेंटल की बात करें तो दोस्तों इन पूरे मेंटल में थोड़ा सा अंतर आता है, यहाँ पे आपको 8 किलोमीटर प्रति स्पीड दी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्रोड में, तो क्रोड में पी तरंगों की गति कितनी हो जाती है 13.6 हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से आपने देख लिया कि भूमिति और भूभौतिकी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। पुनः दोस्तों इन्हें क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट या अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट अंग्रेजी में। दोस्तों मेंटल की बात करें तो मेंटल को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसे यह 2 भागों में है, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, और क्रोड भी 2 भागों में है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो दोस्तों गहराई हम बता दिए आपको 0 से 30 क्रस्ट की है, 30 से 2900 किलोमीटर किसकी है
मेंटल की 2900 से 6371 करोड़ की। लेकिन इसमें बीच में जब अगर हम निचले मेंटल की बात करें तो वो 700 से 2900 है या 30 से 700 है। बाह्य करोड़ 2900 5150 और आंतरिक करोड़ 5150 से 6371। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कोणवार असंबद्धता, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोह असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता, निचला मेंटल और बाह्य करोड़ के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता, और बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच दोस्तों लेहमैन असंबद्धता पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो याद रखिएगा 5.5 है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक टॉपिक छूट गया उसको बता देता हूँ। ऊपरी और निचली मेंटल जो है वह पृथ्वी के सबसे अधिक भागों में है। दोस्तों यदि ये मेंटल के आयतन की बात करें तो दोस्तों यह 83% है। पूरी पृथ्वी के आयतन का यह 83% है और पूरे द्रव्यमान का यह 68% है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वी के जो संगठन है वो किन किन तत्वों से होकर बनी है। इधर पूरा आ रहा है, पूरा आ गया। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम क्रस्ट की अलग बात करेंगे कि क्रस्ट किन तत्वों से मिलकर बना है और पूरी पृथ्वी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पृथ्वी की। दोस्तों मात्रा की बात करें तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा है, वह है 35.5%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 30%। तीसरे नंबर पे सिलिकॉन है 15%। चौथे पे मैग्नीशियम 13%। पांचवें पे निकेल 2.4%। छठे पे गंधक 1.9%। सातवें पे कैल्शियम 1.1% और आठवें पे एल्यूमिनियम 1.1%। दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी में जो तत्वों का संगठन है सबसे ज्यादा लोहा का है, याद रखिएगा पृथ्वी में। अब क्रस्ट की बात करते हैं। यदि क्रस्ट के तत्व के संगठन की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4% और मैग्नीशियम 2%। दोस्तों क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। दोस्तों यहाँ पे हमने तत्व संगठन की भी बात कर ले। अब दोस्तों एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है स्वेस। दोस्तों उन्होंने भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। चलिए उसको देख लेते हैं। और दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट के द्वारा लिख भी सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लेहमैन ने कैसे पृथ्वी को बांटा है। उसको देख के दोस्तों इस प्रकार से आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो ये चैप्टर है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार आपका ये क्रम चलता रहेगा। जल्दी दोस्तों आपको कंप्यूटर की भी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे हमारे इस चैनल पे दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, दोस्तों उसे देख लेते हैं। दोस्तों उन्होंने पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहा है, निचली भाग को दोस्तों उन्होंने सीमा कहा है और सबसे निचले भाग उन्होंने नीचे कहा है। दोस्तों स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीचे दोस्तों। और उन्होंने बताया है कि जो सियाल ऊपरी भाग है दोस्तों वह किससे बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम अर्थात Si प्लस Al। तो ये हो गया सियाल। ऊपरी का सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है इसलिए इसे सियाल नाम दिया। बीच वाला जो भाग है वह सीमा है अर्थात सिलिका प्लस मैग्नीशियम अर्थात देखिए Si प्लस Ma। तो ये क्या हो गया, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो दोस्तों निकिल है, सॉरी जो नीफे है दोस्तों आंतरिक भाग हुआ है निकेल प्लस फेरस अर्थात दोस्तों Ni प्लस Fe फेरस। तो दोस्तों इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, नीफे। उन्होंने उसके तत्व के बारे में बताया किस तत्वों से मिलकर इस भाग का निर्माण हुआ है। और उन्होंने बताया जो दोस्तों बीच वाला भाग है उसमें अर्थात लोहे की मात्रा अधिक है और यह
ठोस अवस्था में है। तो दोस्तों इस प्रकार शेष महलों ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, आपको मैं बता दिया। इस प्रकार दोस्तों यह लेसन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आपको कोई कमी दिख रही है तो वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।